अगर आप इस कहानी को पूरा समझना चाहते हैं तो कहानी का पहला सीज़न और इसके पहले सभी भाग ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। लगभग से 1 महीने बाद राणा मेंसन सृष्टि बाहर गार्डन में बैठी थी और उसके सामने ही पंखुड़ी थी जो धीरे धीरे वॉक कर रही थी। रागिनी सृष्टि के साथ ही बैठी थी। वो पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, अब किसी भी वक्त पंखुड़ी की डिलीवरी हो सकती है, हमें उसके लिए बैग पैक कर लेना चाहिए। डॉक्टर ने इसी संडे की ड्यू डेट बताई थी ना? सृष्टि ने अपना सर हमें हिलाया और बोली, हाँ ड्यू डेट तो इसी संडे की है, लेकिन मुझे लगता है जैसे पंखुड़ी सबकी ज़िंदगी में तबाही लाती रहती है ना, वैसे ही ये बेबी भी एकदम तबाही बनकर ही आएगा। कब आएगा पता ही नहीं चलेगा, बस तब पता चलेगा सब आ जाएगा, एकदम भूचाल की तरह। उसकी बात पर रागिनी जोरों से हंसने लगी थी। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकी और उसमें से आश्रय और पंक्ति बाहर निकले। वो लंच डेट पर गए थे। पंक्ति बाहर निकली तो उसके हाथों में फ्लावर बुके था जो आश्रय ने ही उसे दिया था। तब तक पंखुड़ी भी अपने पेट पर अपना हाथ रखकर वहां पर आई। वो उन दोनों को देखकर हल्का सा मुस्कुराई और फिर उसकी नज़र पंक्ति के हाथों में पकड़े हुए रेड रोजेस के बुके पर गई। वो तुरंत बोली, आज तो रोज डे भी नहीं है, आज ये बुके क्यों? पंक्ति ने आश्रय की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब ये तो आश्रय जी को ही पता होगा, लेकिन मुझे ये बुके बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी अच्छा लगा ना पंखुड़ी भाभी? पंखुड़ी हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा तो है, लेकिन अगर जान मुझे देते तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। खैर अब मेरा वॉक करने का कोई मन नहीं है, इसलिए मैं ऊपर अपने रूम में जा रही हूँ। ये बोलकर वो अंदर की तरफ बढ़ गई। पंक्ति के साथ साथ आश्रय, सृष्टि और रागिनी भी हैरानी से देख रहे थे उसे, लेकिन फिर अगले ही पल उनकी हंसी छूट गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पंखुड़ी यूं अंदर की तरफ क्यों गई है। क्योंकि अब वो अंदर जाकर प्रांस को कॉल करेगी और उससे रेड रोजेस की डिमांड करेगी। हो सकता है वो एक बुके में भी मान जाए, लेकिन हो सकता है प्रांस को उसके लिए फूलों का पूरा गार्डन ही उगाना पड़ जाएगा। वहीं पंखुड़ी अपने रूम में आई। पहले उसका रूम ऊपर था, लेकिन अब उसकी हालत को देखते हुए प्रांस और पंखुड़ी दोनों का रूम नीचे शिफ्ट कर दिया गया था। वो आकर बेड पर बैठी और अगले ही पल उसने प्रांस को कॉल लगा दिया। प्रांस इस वक्त अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। जैसे ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ उसने तुरंत अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया, ये भी नहीं देखा कि उस पर फ़ोन किसका है। अगले ही पल उसका फ़ोन दोबारा बजा। दोबारा वाइब्रेशन होने पर उसने अब कॉल को रिसीव किया। सामने प्रोजेक्टर पर एक प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताई जा रही थी जो जानना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए वो बिना ज़्यादा बात किए तुरंत बोला, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ हॉस्पिटल, अभी मैं फ्री नहीं हूँ। पंखुड़ी गुस्से से बोली, लेकिन मुझे अभी इसी वक्त आपसे बात करनी है और अगर आपने मुझसे बात नहीं की तो मैं आपको छोड़कर। इससे आगे वो कुछ कहती, सामने से प्रांस का कॉल डिस्कनेक्ट कर चुका था। उसने अब अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया। वहीं पंखुड़ी मुंह बनाते हुए अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में नमी तर गई। उसने जल्दी से दोबारा प्रांस को कॉल किया, लेकिन इस बार उसने कॉल रिसीव तक नहीं किया। वो करता भी कैसे? उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था, तो उसे फ़ोन के बारे में पता तक नहीं चल रहा था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त मीटिंग में था, क्योंकि वो मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। पंखुड़ी ने लगातार उसे 5 बार कॉल किया, लेकिन जब पांचों बार उसने कॉल रिसीव नहीं किया तो अब वो अपनी जगह से उठी और बोली, मैंने आपको कहा था कि अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन फिर भी आपने मेरी बात नहीं सुनी। आप मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे हैं ना, तो अब मैं आपको छोड़कर ही जा रही हूँ। अब आइएगा आप मुझे मनाने ग्रोवर मेंशन, तब मैं आपको बताऊंगी कि मुझसे बात ना करके आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। ये बोलकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। एक नज़र उसने पूरे हाल में घुमाई, वहां पर कोई भी नहीं था। सृष्टि और रागिनी दोनों किचन में थी और आश्रय और पंक्ति अपने रूम में। वो बाहर गार्डन में आई तो वहां पर भी कोई नहीं था। उसने ड्राइवर को गाड़ी तैयार करने के लिए कहा। पिछले 9 महीने में वो लगभग से 90 बार रूट कर ग्रोवर मेंशन जा चुकी थी, तो इस बार भी कोई नई बात नहीं थी। उसके कहने पर ड्राइवर तुरंत गाड़ी बाहर दरवाजे की तरफ लेकर आया। पंखुड़ी गाड़ी में बैठी तो ड्राइवर ने गाड़ी ग्रोवर मेंशन की तरफ बढ़ा दी। अभी लगभग से उसे 5 मिनट ही हुए थे गाड़ी में बैठे कि उसके फ़ोन पर प्रांस का कॉल आने लगा, लेकिन अब गुस्से से मुंह बनाते हुए उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया और बोली,
अच्छा, पहले मेरा कॉल रिसीव नहीं किया और अब खुद से मुझे कॉल कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया वैसे मैं भी आपका कॉल रिसीव नहीं करूँगी। अब रहो तड़पते हुए जैसे मैं तड़प रही थी। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया। अचानक ही वो ज़ोरों से चिल्लाई। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी लगाई और उसकी तरफ देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी मैडम, लेकिन वो गड्ढा आ गया था। आप ठीक तो है ना? पंखुड़ी ने अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसे जोरों से दर्द हो रहा था, लेकिन ड्राइवर परेशान ना हो इसलिए उसने बस अपना सर हमें हिला दिया। ड्राइवर ने अब दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही देर बाद पंखुड़ी ग्रोवर मेंशन पहुंची। अब तक उसका दर्द थोड़ा कम हो चुका था। वहीं ग्रोवर मेंशन के अंदर श्वेता जी बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि पंखुड़ी यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही सृष्टि ने उन्हें कॉल करके बता दिया था। जैसे ही पंखुड़ी राणा मेंशन से बाहर निकली, सृष्टि उसे ढूंढते हुए गार्डन एरिया की तरफ आई थी और गाड़ी में बैठकर उसे निकलते हुए देख उसने अपना माथा पीट लिया था। अब उसे सबसे पहले श्वेता जी को पंखुड़ी के आने के बारे में इन्फॉर्म करना था और वो उन्हें इन्फॉर्म कर चुकी थी। जैसे ही पंखुड़ी अंदर आई, श्वेता जी उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और उसके पास चली आई। पंखुड़ी उनकी तरफ देखते हुए बोली, अब मैं यहीं पर रहूंगी मॉम, अब मैं राणा मेंशन वापस नहीं जाऊंगी। ज्योत्सना जो वहां सोफे पर बैठी थी वो जोरों से हंसने लगी। उसे हंसते हुए देख पंखुड़ी मुंह बनाकर बोली, तुम मुझ पर हंस रही हो? ज्योत्सना जिसकी शादी हो चुकी थी वो कुछ दिनों के लिए गोवर मेंशन रहने आई थी। वो उसके पास आते हुए बोली, रहने तो दी, अभी आप कह रही हो कि आप हमेशा के लिए यहीं पर रहोगी, लेकिन अभी अगर जीजू आपको लेने के लिए आएंगे ना तो आप हम लोगों को बाय भी नहीं करोगी और सीधा उनके साथ निकल जाओगी। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, अब तुम अपने घर जाओ, ये घर सिर्फ मेरा है। मॉम, आप ना इसको घर पर मत बुलाया करो, एक तो ये मेरी इंसल्ट करती है। ज्योत्सना तुरंत बोली, अरे दी, मैं आपकी इंसल्ट नहीं कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सॉरी बोलती हूँ। आपका जितना मन है आप उतना यहाँ पर रह सकती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंखुड़ी अभी भी गुस्से से बोली, और किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखे, मुझे किसी की प्रॉब्लम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जा रही हूँ मॉम अपने रूम में रेस्ट करने। आप एक काम करना, मुझे ना स्ट्रॉबेरी शेक और साथ में पेरी पेरी फ्राइज और साथ में कुछ हेल्दी भी दे देना। श्वेता जी की उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। लास्ट में उसने कुछ हेल्दी इसलिए कहा ताकि श्वेता जी उसे कुछ सुनाए ना, वरना जो उसने पहले डिमांड की थी उसके बाद तो उसे श्वेता जी का गुस्सा देखना पड़ सकता था। अपनी बात कहने के बाद पंखुड़ी अब अपने रूम की तरफ बढ़ गई। श्वेता जी जल्दी से बोली, तुम रहने दो, अपने रूम में मत जाओ, तुम एक काम करो, मेरे रूम में रुक जाओ। पंखुड़ी ने अपना सरनामे हिलाया और बोली, नहीं, मैं अपने रूम में ही जाऊंगी। ये बोलकर वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने रूम में चली गई। सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जैसे तैसे वो ऊपर की तरफ चली गई। श्वेता जी खुद से ही बोली, मैं सोच रही थी कि पंखुड़ी के लिए नीचे रूम शिफ्ट करवा दूं, लेकिन मुझे क्या पता था वो आज ही आ जाएगी। ज्योत्सना हंसते हुए बोली, पंखुड़ी दी कोई इंसान थोड़ी ना है, वो तो तबाही है तबाही, और तबाही का पता नहीं होता मॉम, कब वो यूं ही बैठे बैठे आ जाए। ये बोलकर वो और ज़्यादा हंसने लगी और श्वेता जी उसे घूर कर देख रही थी। वहीं पंखुड़ी का दर्द कम तो हो गया था, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से अब उसे एक बार फिर से दर्द होने लगा। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बेड पर लेटकर हल्की हल्की आहें भरने लगी। हर बढ़ते पल के साथ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था और फिर अचानक ही वो जोरों से चिल्लाई, लेकिन उसका चिल्लाना सुनने के लिए भी वहाँ पर कोई नहीं था, क्योंकि ज्योत्सना और श्वेता जी उसके लिए खाना बनाने किचन में चली गई थी। वहीं प्रांस पंखुड़ी को कॉल कर करके थक गया था और अब जब पंखुड़ी ने काफ़ी टाइम कॉल नहीं उठाया तो उसने सृष्टि को कॉल किया। सृष्टि ने उसे पंखुड़ी के ग्रोवर मेंशन जाने के बारे में बताया तो प्रांस को भी समझ नहीं आया कि वो क्या ही गए। वो सृष्टि से बात करते हुए ही बोला, ओके फाइन मॉम, तो मैं पहले ग्रोवर मेंशन जा रहा हूँ उसे लेने के लिए और फिर उसे लेकर घर आऊँगा। आप प्लीज़ उसका फेवरेट खाना बना कर रखिएगा। सृष्टि मुस्कुराकर बोली, ज़रूर। प्रांस ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन वापस अपनी पॉकेट में डाल लिया। उसने दिन में अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था और अब वो अपना फ़ोन दोबारा रिंगटोन पर करना ही भूल गया था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी ने उसे कॉल किया। उसे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था तो उसे प्रांस को दर्द के बारे में बताना था,
क्योंकि प्रांस ने उसे समझाया था कि बेशक से उन दोनों के बीच कितनी भी नाराज़गी हो, लेकिन अगर पंखुड़ी को लगता है कि उसे हल्का सा भी दर्द हो रहा है तो वो तुरंत उसे कॉल करेगी। कोई नाराज़गी, कोई बेरुखी इस सिचुएशन में उन दोनों के बीच नहीं आएगी। लेकिन प्रांस के फ़ोन पर लगातार फ़ोन जा रहा था, पर सामने से प्रांस कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था क्योंकि उसका फ़ोन साइलेंट पर था। प्रांस अपना फ़ोन साइलेंट पर रखता नहीं था क्योंकि वो जानता था कि कभी भी पंखुड़ी को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मीटिंग में होने की वजह से उसने अपना फ़ोन साइलेंट कर दिया था। वो गोरर मेंशन ही जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी और भी ज़्यादा ज़ोरों से चिल्लाई, मॉम मॉम, ज्योत्सना ज्योत्सना, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ कोई तो आओ। ये बोलते हुए वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अचानक ही उसका दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि वो अपने पैरों पर ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। नीचे ज्योत्सना और श्वेता जी उसके लिए खाना बनाने में लगी हुई थी। अभी अभी पंखुड़ी ही उनसे फरमाइश करके आई थी। तभी प्रांस की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी ने अपना फ़ोन एक बार फिर से अपने हाथ में कस लिया और सृष्टि को कॉल लगाने लगी। उसने जैसे ही सृष्टि को कॉल किया, सामने से सृष्टि ने कॉल रिसीव किया। पंखुड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोली, सासू माँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी वो दर्द भरी आवाज़ सुनकर ही सृष्टि का दिल कांप उठा था। वो तुरंत बोली, क्या क्या हुआ पंखुड़ी, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है बेटा? पंखुड़ी दर्द से तड़पते हुए बोली, पेट के नीचे सासू माँ, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज़ आप जल्दी से आ जाओ। सृष्टि चौंकते हुए बोली, तुम्हारे पास कौन है पंखुड़ी? जल्दी से जो भी तुम्हारे पास है उसे फ़ोन दो, मेरी उनसे बात करवाओ। ये बोलते हुए सृष्टि श्वेता जी के बारे में सोच रही थी, लेकिन अचानक पंखुड़ी का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। वहीं पंखुड़ी अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी लो थी। पंखुड़ी ने अपना फ़ोन साइड में रखा और अपने पेट पर अपना हाथ रखते हुए बिस्तर से उठने की दोबारा कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने पैरों पर अपना पूरा वजन डाला, अचानक ही वो नीचे गिरने को हुई। पर इससे पहले वो नीचे गिरती, प्रांस ने तुरंत उसे अपनी बाहों में संभाल लिया था। पंखुड़ी दर्द से तड़पते हुए चिल्लाई। प्रांस के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो पंखुड़ी को संभालते हुए बोला, क्या क्या हुआ रोज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। उसका पूरा बदन पसीने से भर रहा था। अगले ही पल प्रांस ने तुरंत उसे अपनी गोद में पूरी तरह से उठाया और उसे लेकर रूम से बाहर निकला। वहीं ज्योत्सना अपने हाथ में ट्रे लिए ऊपर की तरफ आ रही थी। जैसे ही उसने प्रांस और पंखुड़ी को इस तरह से देखा, वो भी जोरों से चिल्लाई, पंखुड़ी दी। चिल्लाते हुए उसके हाथों से वो ट्रे छूट गई थी। ट्रे गिरने की और ज्योत्सना की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर श्वेता जी की नज़रें भी सीढ़ियों की तरफ आ गई थी। वो तुरंत आगे आई और प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ प्रांस बेटा, पंखुड़ी को तुमने ऐसे अपनी गोद में क्यों उठाया हुआ है? ये बोलते हुए वो प्रांस को ही देखते रह गई क्योंकि प्रांस तो उनका जवाब दिए बिना ही पंखुड़ी को लेकर बाहर की तरफ निकल चुका था। ज्योत्सना तुरंत श्वेता जी के पास आई और बोली, पंखुड़ी दी ठीक तो होंगी ना मॉम, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं होगा कहीं पहले की तरह? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही श्वेता जी ने उनका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोली, खबरदार, अगर ऐसा कुछ कहा तो इस बार मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नज़र नहीं लग सकती। कुछ भी नहीं होगा उसे, सब कुछ ठीक होगा। मुझे मुझे सृष्टि जी को कॉल करना होगा। ये बोलते हुए उन्होंने तुरंत कांपते हुए हाथ से अपना फ़ोन उठाया और तुरंत सृष्टि को कॉल कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो पंखुड़ी को नहीं संभाल सकती थी, लेकिन जिस तरह से सृष्टि पंखुड़ी को संभालती थी, वैसे तो शायद अब वो भी पंखुड़ी को नहीं संभाल पाती। वहीं सृष्टि प्रांस को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नंबर लग ही नहीं रहा था। पर तभी उसके फ़ोन पर श्वेता जी का कॉल आया। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। श्वेता जी घबराई हुई आवाज़ में बोली, पंखुड़ी को पता नहीं अचानक से क्या हुआ सृष्टि जी, शायद उसे दर्द हो रहा था, प्रांस उसे अपनी गोद में उठाकर घर से ले गया है। आपको उन दोनों ने कुछ बताया क्या? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही सृष्टि बोली, हाँ, मुझे पंखुड़ी का कॉल आया था श्वेता जी, वो बता रही थी कि उसे दर्द हो रहा है, शायद प्रांस उसे हॉस्पिटल लेकर गया होगा, हमें भी हॉस्पिटल चलना होगा, पंखुड़ी को हमारी ज़रूरत होगी। श्वेता जी जल्दी से बोली, ठीक है, मैं ज्योत्सना के साथ यहाँ से निकलती हूँ, आप भी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचिए। ये बोलकर उन्होंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया
और सृष्टि भी और रागिनी के साथ तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ प्रांस पंखुड़ी की तरफ देख रहा था, जो उसके सामने ही सीट पर बैठी हुई थी। उसने उसकी सीट को पूरी तरह से पीछे कर रखा था, जिससे पंखुड़ी को बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, लेकिन दर्द की वजह से उसकी जान निकल रही थी। प्रांस उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं होगा तुम्हें, हॉस्पिटल में हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, और ना ही हमारे बेबी को। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा। वो कुछ कहने की हालत में थी ही नहीं, और अब प्रांस उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उसने पहले ही हॉस्पिटल कॉल कर दिया था और डॉक्टर ने सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। जैसे ही पंखुड़ी हॉस्पिटल पहुंची, उसे तुरंत लेबर रूम में ले जाया गया। प्रांस को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ना वो पंखुड़ी से दूर रह पा रहा था और ना ही अंदर जा पा रहा था। पंखुड़ी को यूं दर्द में देखकर पंखुड़ी से ज़्यादा दर्द तो उसे हो रहा था। तभी श्वेता जी और ज्योत्सना वहां पर पहुंची। श्वेता जी प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, पंखुड़ी ठीक तो है ना? प्रांस ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि पंखुड़ी ठीक है या नहीं। इस वक्त सृष्टि भी रागिनी के साथ वहां पर पहुंची। सृष्टि ने तुरंत प्रांस का हाथ पकड़कर पूछा, पंखुड़ी कहाँ है? डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या ये लेबर पेन है? वो ठीक तो है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कहीं कोई चोट? प्रांस ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, ऐसा तो कुछ नहीं है मॉम, ऐसा उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन वो पूरे रास्ते चुप ही थी। उसने कुछ नहीं कहा। मुझे बहुत डर लग रहा है मॉम, सब कुछ ठीक तो होगा ना? सृष्टि ने तुरंत उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, सब कुछ ठीक होगा प्रांस, कुछ भी गलत नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, हमारी पंखु पूरी तरह से ठीक होगी। प्रांस का दिल अभी भी कांप रहा था और तभी पंखुड़ी अपने पेट पर अपना हाथ रख किसी मटके की तरह मटकते हुए वहां पर आई और बोली, मुझे नहीं करवाना कुछ भी, डॉक्टर कह रही हैं कि नीचे से बेबी निकलेगा, मुझे मुझे नहीं निकलवाना बेबी ऐसे, मुझे मुझे घर जाना है जान, प्लीज़ मुझे घर लेकर चलिए। उसकी बात सुनकर प्रांस के साथ साथ बाकी सबके होश भी उड़ गए थे। पंखुड़ी को दर्द से राहत देने के लिए इंजेक्शन लगाए गए थे, लेकिन वो इंजेक्शंस टेम्पररी थे, सिर्फ थोड़ी देर के लिए। वो पंखुड़ी पर काम करने वाले थे। प्रांस उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बोल रही हो तुम? हॉस्पिटल डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम्हारी डिलीवरी होगी, हम घर कैसे जा सकते हैं? पंखुड़ी बिल्कुल उसके करीब होते हुए बोली, मुझे नहीं पता जान, आप बस मुझे लेकर घर चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रांस को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो पंखुड़ी को कैसे दिलासा दे। तभी सृष्टि आगे आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, पहले तो तुम शांत हो जाओ पंखुड़ी, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि बेबी कैसे होता है, तो अब उन सब चीज़ों का ही तो वक्त है बेटा, एक बार डिलीवरी हो जाए फिर दोबारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंखुड़ी तुरंत अपना चेहरा नामे हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, एक बार कोई गुब्बारा फट जाए तो वो दोबारा ठीक होता है क्या? अगर मैं फट गई तो? आपको पता भी है डॉक्टर अंदर क्या कर रही थी? सृष्टि ने तुरंत उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोली, ऐसी बात नहीं करते हैं बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, ये सब होता है। पंखुड़ी प्रांस की तरफ घूमी और बोली, सासू माँ पागल हो गई हैं, ऐसे कैसे इतना सब कुछ होता है? मुझे मुझे कुछ नहीं करवाना, आप बस मुझे घर लेकर चलिए जान, मुझे अभी इसी वक्त घर जाना है। प्रांस ने उसका दूसरा हाथ पकड़ा और बोला, ठीक है मैं तुम्हें घर ले चलूंगा, लेकिन तुम पहले शांत हो जाओ। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, हो जाऊंगी मैं शांत, अच्छे से शांत हो जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे घर लेकर चलिए, मुझे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है। तभी डॉक्टर बाहर आई और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, डिलीवरी का टाइम आ गया है सृष्टि जी, लेकिन आपकी बहू बहुत ज़्यादा पैनिक कर रही हैं। मैंने उसे बताया कि नॉर्मल डिलीवरी में ऐसा होता है, लेकिन उसका कहना है कि हम लोग उसे टच तक ना करें। भला ऐसे कैसे हो सकता है? और अगर हमने ऑपरेशन किया तो आपको भी पता है पूरी ज़िंदगी पंखुड़ी को बॉडी पेन रहेगा, बैक पेन रहेगा, ऐसे में उसे ही प्रॉब्लम होगी। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो ऑपरेशन करने को भी तैयार हैं। पंखुड़ी उसकी बातें सुनते हुए और भी ज़्यादा डर गई थी। अब उसने प्रांस से अपना हाथ छुड़ाया और खुद ही बाहर की तरफ बढ़ने लगी। प्रांस और बाकी सब उसे देखकर हैरान रह गए। पंखुड़ी ने भी अपने पेट पर अपना हाथ रखा हुआ था और दर्द भरी सिसकियां भरते हुए लगातार चले जा रही थी। पीछे खड़े सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे। सृष्टि प्रांस की तरफ देखते हुए बोली, पंखुड़ी तो मान ही नहीं रही है, अब उसकी डिलीवरी कैसे होगी?
और अगर वक्त रहते उसकी डिलीवरी नहीं हुई तो बाद में प्रॉब्लम होगी। फ्रांस ने एक गहरी सांस ली और डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, आप नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कीजिए, मैं बस 5 मिनट में अपनी वाइफ को लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत पंखुड़ी के पीछे पीछे बाहर की तरफ आया। पंखुड़ी हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में नमी थी क्योंकि अब एक बार फिर से उसे दर्द होने लगा था, लेकिन अंदर जाने के नाम से ही उसे डर लग रहा था। तभी प्रिंस उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, तुमने तो कहा था ना कि तुम मेरी हर एक बात मानोगी रोज पीटल, तो अब तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही हो? पंखुड़ी झट से बोली, मैंने आपको कहा था कि आपकी हर एक बात मानूंगी, लेकिन ये नहीं कहा था कि वो डॉक्टर मेरे साथ कुछ भी करेंगी तो मैं उसे करने दूंगी। मुझे नहीं करवानी डिलीवरी, हम 2-4 दिन बाद डिलीवरी करवा लेंगे। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रिंस ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा और बोला, ऐसा नहीं होता है रोज पीटल, अगर ऐसा होता तो हर कोई अपनी मर्जी से डिलीवरी करवाता। तुम्हें लेबर पेन शुरू हो चुका है और एक बार लेबर पेन शुरू हो जाए तो डिलीवरी को डिले नहीं किया जा सकता। पंखुड़ी रोते हुए बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है जान, मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब कुछ, मुझे प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि प्रेगनेंसी में ये सब कुछ होता है, अगर पता होता तो मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं होती। फ्रांस उसकी बात पर हंसा और बोला, तुम ही तो थी वो जो अपनी प्रेगनेंसी पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी और हमेशा कहती थी कि तुम पता नहीं कब प्रेग्नेंट होगी, और अब तुम ये बात कह रही हो। पंखुड़ी को और भी ज़्यादा रोना आने लगा क्योंकि फ्रांस बिल्कुल सही कह रहा था। अपनी प्रेगनेंसी के लिए सबसे ज़्यादा शोर तो उसने ही मचाया हुआ था। फ्रांस ने अब उसका माथा हल्का सा चूमा और बोला, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? पंखुड़ी झट से बोली, मुझे नहीं पता। फ्रांस मुस्कुराकर बोला, मुझे पता है मेरी रोज पीटल बेशक से जितनी मर्जी मासूम हो, नादान हो, शरारती हो, लेकिन अगर उसकी जान, उसका खट्टा नींबू जो अब पूरी तरह से मीठा संतरा हो गया है, अगर वो उसे कुछ कहेगा तो वो उसकी बात जरूर मानेगी। पंखुड़ी अब सुबकने लगी थी। वो अपना रोना बंद कर रही थी, लेकिन रोने की आवाज़ अभी भी आ रही थी। फ्रांस ने अब उसका हाथ अपने हाथ में कसकर पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम चुपचाप मेरे साथ अंदर चलोगी और अपनी नॉर्मल डिलीवरी करवाओगी। डॉक्टर से कोई शिकायत नहीं करोगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दूंगा। थोड़ा सा पेन होगा, लेकिन तुम्हें हमारे बेबी के लिए ये पेन बर्दाश्त करना होगा रोज पीटल, तभी तो हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा। और आई प्रॉमिस, जब हमारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो मैं सारी चीज़ें तुम्हारी पसंद से करूँगा। तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा, जहाँ मुझे चलने के लिए कहोगी मैं चलूँगा, तुम्हें कहीं घूमने जाना है तो मैं बिल्कुल भी मना नहीं करूँगा। आई प्रॉमिस, तुम जो चाहोगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। उसकी बात सुनते हुए अब पंखुड़ी ने अपना लोअर लिप हल्का सा अंदर की तरफ दबाया। वो यही सोच रही थी कि ये डील इतनी भी बुरी नहीं है। हाँ, उसे थोड़ा सा दर्द होगा, लेकिन ये दर्द तो उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा क्योंकि उसे अपना और फ्रांस का बेबी जो इस दुनिया में लाना है। वो अब अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। आप मेरे साथ अंदर लिविंग रूम में भी चलोगे और मेरा हाथ कसकर पकड़ कर भी रखोगे, और डॉक्टर अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करेंगी तो आप उसे एक चांटा लगाओगे, उससे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देंगे। फ्रांस ने तुरंत कहा, बस थोड़ा सा दर्द। पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, ठीक है, थोड़ा सा दर्द बर्दाश्त कर लूँगी। फ्रांस ने एक बार फिर से अब उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बड़े ही प्यार से बोला, मेरी प्यारी रोज पीटल, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत ब्रेव है। पंखुड़ी हल्का सा मुंह अभी भी बना रही थी, तभी आश्रय और पंक्ति भी वहां पर पहुंचे। उन दोनों को पंखुड़ी की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इसलिए वो बाहर की तरफ तो देख ही नहीं रहे थे, वो सीधा अंदर जा रहे थे। तभी पंखुड़ी की नज़र उन दोनों पर गई तो वो तुरंत बोली, अंदर कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? कम से कम मुझसे मेरा हाल चाल तो पूछ लो। हॉस्पिटल में मैं हूँ और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर अंदर की तरफ जा रहे हो? जैसे ही उन दोनों ने पंखुड़ी की आवाज़ सुनी, वो दोनों उसकी तरफ देखने लगे थे। पंक्ति तुरंत उसके पास आई और बोली, आप कैसी हैं भाभी? आपको पता है मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। जब सासू माँ से पता चला कि आपकी डिलीवरी होने वाली है तो मुझे तो बहुत डर लगने लगा था। पंखुड़ी भी जल्दी से बोली, तुम्हें तो सिर्फ डर लग रहा है, लेकिन मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हें पता है डॉक्टर बहुत गंदी हैं, गंदी गंदी हरकतें करती हैं। जब तुम्हारी डिलीवरी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा मैं तुमसे क्या कह रही हूँ।
मैं तो फिर भी ब्रेव हूँ, इसलिए ये सारा दर्द बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन तुमसे तो ये दर्द बर्दाश्त होगा ही नहीं। तुम तो डॉक्टर को ही पीट दोगी, पर मैं तो मासूम हूँ ना, मैं तो किसी को कुछ कहती नहीं हूँ। उसकी बातें सुनते हुए पंक्ति का मुंह उतर चुका था। उसे सच में बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसने एक नज़र आश्रय की तरफ देखा। प्रांस पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ अंदर। पंखुड़ी अब उसके साथ अंदर की तरफ बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रांस एक मटका अपने हाथ में सरकाते हुए अंदर की तरफ लेकर जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ आश्रय ने पंक्ति के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा मिस इनोसेंट, इतना भी पेन नहीं होता डिलीवरी के टाइम जितना भाभी बोल रही हैं। तुम्हें तो पता है ना, भाभी को छोटी छोटी बातों पर पैनिक होने की आदत है, तो बस शायद वो पैनिक हो रही हैं इसलिए ऐसा बोल रही हैं। लेकिन इतना दर्द नहीं होता है, पंक्ति मासूमियत से बोली। आप झूठ बोल रहे हैं आश्रय जी, आप कौन सा कभी प्रेग्नेंट हुए हैं जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। आप बस मेरा दिल बहलाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन पंखुड़ी भाभी तो प्रेग्नेंट है ना, उनकी तो डिलीवरी हो रही है, डॉक्टर उनका लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पता ही होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं वो दर्द सच में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कहीं मुझे कुछ हो गया तो आश्रय जी फिर क्या होगा। उसकी बात सुनते हुए आश्रय का मन कर रहा था कि वो अपना माथा पीट ले। उसकी मिस इनोसेंट इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा डर गई थी। उसने तुरंत उसे अपने सीने से लगाया और बोला, शांत हो जाओ मिस इनोसेंट, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें दर्द होगा तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। पंक्ति तुरंत उससे अलग हुई और मुंह बनाते हुए बोली, आपके साथ का क्या करूंगी मैं आश्रय जी, मेरी जगह कौन सा आप हॉस्पिटल के बेड पर लेट जाओगे और बच्चा डिलीवर कर दोगे। डिलीवरी तो मेरी ही होगी ना। आश्रय हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। पहली बार पंक्ति ऐसा कुछ बोल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पंखुड़ी की आत्मा उसमें आ गई हो। पंक्ति एक बार फिर से बोली, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है आश्रय जी, अब तो मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाने में भी डर लग रहा है। पता नहीं पंखुड़ी भाभी के साथ डॉक्टर क्या कर रहे होंगे। हम पंखुड़ी भाभी को थोड़े दिनों के लिए घर लेकर चलें क्या? थोड़े दिन बाद दोबारा आ जाएंगे जब दर्द कम होगा। आश्रय अब उसकी बातों पर हंसने लगा था। उसने एक बार फिर से पंक्ति को अपने सीने से लगा लिया। इस बार पंक्ति उसके सीने से अलग नहीं हुई, वो बस चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रांस उसके बिल्कुल पास खड़ा था। उसने पंखुड़ी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। लगभग से 10 मिनट के अंदर ही डॉक्टर ने सारी तैयारी कर ली थी और बाहर भी अब प्रलय और मिस्टर ग्रोवर दोनों आ चुके थे। सबको बस गुड न्यूज़ का इंतजार था। सृष्टि का दिल तो जोरों से धक धक कर रहा था। उसका बस चलता तो वो भी अंदर की तरफ चली जाती, लेकिन प्रलय ने उसे जैसे तैसे रोक रखा था। वहीं पंखुड़ी डॉक्टर की तरफ देख रही थी, जिसके हाथ में बड़ी सी कैंची थी। उस कैंची को देखकर पंखुड़ी तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, मुझे मुझे कुछ नहीं करवाना, मुझे मुझे घर जाना है। जान प्लीज़ मुझे घर ले चलिए। मम्मी ओ। प्रांस ने उसे तुरंत संभाला। नीचे से उसके कपड़े थोड़े से उसके बदन से हट गए थे। नर्स ने तुरंत उसके कपड़ों को ठीक किया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ आप ऐसे बार बार उठिए मत, वरना हमें आपके हाथों को बांधना पड़ेगा। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर और भी ज़्यादा हैरान रह गई। वो गुस्से से बोली, मैं तुम्हारा मुंह नहीं बांध दूंगी। आई बड़ी मेरी हाथों को बांधने वाली। जान ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। आप ना एक थप्पड़ मारकर इसका मुंह लाल कर दो, तभी इसको अक्ल आएगी। उसकी बात सुनकर प्रांस मायूसी भरी नज़रों से उस नर्स की तरफ देखने लगा। वो बेचारी नर्स भी परेशान हो चुकी थी। तभी डॉक्टर पंखुड़ी के बिल्कुल करीब आई और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम बहुत प्यारी हो पंखुड़ी, अब बस तुम थोड़ा सा कोऑपरेट करो। सिर्फ 15 मिनट तुम खुद को शांत रखो। 15 मिनट बाद ना ही तुम्हें कोई पेन होगा और तुम्हारी डिलीवरी भी हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो। पंखुड़ी, पिछले 9 महीनों से तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रही हो। मैंने तुम्हें जो दवाइयाँ दी हैं तुमने ली है। अब भी बस मुझ पर थोड़ा सा ट्रस्ट करो। पंखुड़ी मुँह बनाते हुए बोली, ट्रस्ट तो सिर्फ मैं मेरी जान पर करती हूँ, मुझे तुम पर कोई ट्रस्ट नहीं करना। लेकिन हाँ, अगर तुम कहती हो तो मैं बिस्तर पर आराम से लेट जाती हूँ। लेकिन खबरदार, अगर तुमने मुझे तकलीफ दी तो जान आप इसे छोड़ना मत। पंखुड़ी अब आराम से बिस्तर पर लेट गई थी। वो इंजेक्शंस जो पंखुड़ी को दिए गए थे अब अपना असर खत्म करने वाले थे। इससे पहले कि उनका असर खत्म हो, डॉक्टर उसकी नॉर्मल डिलीवरी उन्हें करनी थी।
उन्होंने एक नज़र प्रांस की तरफ देखा तो प्रांस ने अब अपना चेहरा बस पंखुड़ी की तरफ घुमा लिया। वो सिर्फ पंखुड़ी को देख रहा था। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना जान? प्रांस उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये खट्टा नींबू तुम्हें कुछ होने देगा? पंखुड़ी झट से बोली, आप खट्टे नहीं हो, आप एकदम मीठे हो, मीठे। प्रांस मुस्कुराया और बोला, एक बार ये सब कुछ हो जाए उसके बाद मैं तो तुमसे खट्टा खट्टा प्यार करूंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं मीठा हूँ या खट्टा हूँ। उसकी बातों का मतलब पंखुड़ी बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। डॉक्टर उसकी तरफ देखते हुए बोली, खुद को रिलैक्स करो पंखुड़ी, और अब सिर्फ हम पर फोकस करो, खुद को नीचे की तरफ पुश करो। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी ने पुश करना शुरू किया। प्रांस सिर्फ उसके चेहरे की तरफ देख रहा था, लेकिन वो उसकी बॉडी में हो रहे चेंजेस को भी महसूस कर सकता था। पंखुड़ी लगातार नीचे की तरफ पुश कर रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त बेइंतहा दर्द झलक रहा था। तकरीबन 10 मिनट वो यूं ही लगातार खुद को पुश करती रही। धीरे धीरे वो जोरों से चिल्लाने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रोते हुए प्रांस की तरफ देख रही थी और बोल रही थी कि अब वो दोबारा प्रेग्नेंट कभी नहीं होगी। और प्रांस ने भी सोच लिया था कि वो दोबारा प्रेगनेंसी के बारे में सोचेगा ही नहीं। पंखुड़ी को इस हालत में देखकर उसकी जान निकल रही थी। उसे पता होता कि पंखुड़ी की ऐसी हालत होगी तो वो एक बार भी उसे प्रेग्नेंट नहीं होने देता। पंखुड़ी को दर्द में तड़पते हुए देख उसकी खुद की आंखों से आंसू बह गए थे और फिर अचानक ही वहां पर बेबी के रोने की आवाज़ गूंजी। अचानक से ही पंखुड़ी और प्रांस, जो दोनों बच्चों की तरह रो रहे थे, वो रोते रोते हंसने लगे। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझ पर हंस रहे हैं? प्रांस ने तुरंत अपना चेहरा ना में हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो खुद पर हंस रहा हूँ रोज पीटल। पंखुड़िया मुस्कुराते हुए बोली, हमारा बेबी हो गया? प्रांस ने बड़े ही प्यार से नीचे झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोला, फाइनली हो गया। पंखुड़ी अब एक बार फिर से हंसने लगी थी। प्रांस ने अब हल्का सा उसके होठों को भी चूम लिया। अब तक उसकी नज़रें सिर्फ पंखुड़ी पर ठहरी हुई थी, लेकिन अब उसने नज़रें उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा जिसके हाथ में बेबी था। और अब डॉक्टर ने बड़े ही प्यार से वो बेबी नर्स को दिया और वो नर्स बेबी को दूसरी तरफ ले गई जहां वो उस बेबी को क्लीन करने वाली थी। प्रांस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मेरी छोटू पंखु आई है ना? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नामी हिला दिया और बोली, नहीं, छोटा प्रांस राणा आया है। अब मुस्कुराने और खुश होने की बारी पंखुड़ी की थी। उसका चेहरा एकदम खिल चुका था। प्रांस ने पंखुड़ी की तरफ देखते हुए मुंह बनाया क्योंकि उसे अपनी छोटी पंखु चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो उसका कंपटीशन आ गया था। अब उसकी हॉस्पिटल पर सिर्फ उसका हक नहीं, उस छोटे बेबी का भी था, छोटा प्रांस राणा। एक नर्स तुरंत लेबर रूम से बाहर की तरफ बढ़ गई थी। वो जैसे ही बाहर आई, पूरा परिवार उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। पूरे परिवार को बेबी के रोने की आवाज़ तो सुनाई दी थी, लेकिन बेबी से ज़्यादा सबको पंखुड़ी की टेंशन हो रही थी। सृष्टि हल्का कांपते हुए बोली, मेरी पंखुड़ी ठीक तो है ना? उसकी आवाज़ में मायूसी भी झलक रही थी। नर्स मुस्कुराते हुए बोली, बेबी और उसकी मॉम दोनों पूरी तरह से ठीक है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेबी बॉय हुआ है। जैसे ही उसने कहा, सृष्टि ने अपने मुंह पर अपना हाथ रख लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह गए थे और वो तुरंत घूमते हुए प्रलय के सीने से लग गई थी। प्रलय ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। पंक्ति आश्रय के सीने से लगी हुई थी और ज्योत्सना भी अपने मॉम डैड के सीने से लग गई थी। रागिनी तुरंत हार्दिक को ये न्यूज़ देने के लिए बाहर की तरफ चली गई और अगले ही पल उसने हार्दिक को कॉल लगा दिया था। सबके चेहरे खुशी से लाल हो रहे थे। वहीं अंदर प्रांस कभी पंखुड़ी को देख रहा था, कभी उस नर्स का इंतजार कर रहा था जो उनके बेबी को लेकर गई थी। और अब फाइनली वो नर्स प्रांस के पास आई, लेकिन उसने जब प्रांस को देखा तो वो तुरंत बोली, मुझे नहीं लगता आप अभी फ़िलहाल बेबी को संभाल पाएंगे। क्या मैं बेबी को बाहर ले जाऊं? आई मीन आपकी फैमिली को दे दूं? प्रांस तुरंत बोला, नहीं, मैं संभाल लूँगा। अगर मैं अपनी रोज पीटल को संभाल सकता हूँ तो इसे भी संभाल ही लूँगा। ये मेरा लिटिल वर्जन है, तो उसकी तरह सॉफ्ट नहीं बल्कि मेरी तरह ही स्ट्रांग होगा। ये बोलते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए तो नर्स ने वो बेबी तुरंत उसे दे दिया। प्रांस को ऐसा लगा जैसे उसने अपने दिल को अपने हाथों में थाम लिया हो। वो बेबी बहुत ज़्यादा नाजुक था, जैसे पंखुड़ी खुद नाजुक थी, बिल्कुल वैसे ही।
फ्रांस मुस्कुराते हुए उस बेबी में अपने अक्स को देख रहा था। उसने होठों पर फैली हुई मुस्कुराहट लगातार लंबी होती जा रही थी और अब उसने उस बेबी को भी बड़े ही प्यार से बस हल्का सा चूम लिया। पंखुड़ी तुरंत बोली, मुझे भी उसे किस करना है। आप क्या अकेले अकेले उससे प्यार करेंगे? फ्रांस मुस्कुराया और उसने बेबी को पंखुड़ी के चेहरे के करीब कर दिया तो पंखुड़ी ने भी उसके कान के पास हल्का सा किस किया। अब वो फ्रांस की तरफ देखते हुए बोली, बाहर सब लोग बेबी का इंतजार कर रहे होंगे ना। आप एक काम कीजिए जान, अपना बेबी को बाहर ले जाइए और हाँ, सबसे पहले बेबी सासू माँ को दीजिएगा और साथ में उन्हें कहिएगा कि मैंने उन्हें सबसे पहले दादी माँ बनाया है, तो उन्हें घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ही करना होगा। फ्रांस हंसकर बोला, वो वैसे भी सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे ही करती हैं। पंखुड़ी तुरंत बोली, क्योंकि मैं हूँ ही प्यारी, बहुत प्यारी। फ्रांस का मन कर रहा था कि वो एक बार फिर से अपनी रोज पीटल को बहुत सारा प्यार करे, लेकिन फिलहाल उसने खुद को कंट्रोल किया और बेबी को लेकर बाहर की तरफ आ गया, जहाँ सच में सब लोग पलके बिछाए बेबी का इंतजार कर रहे थे। सृष्टि का रोना अब बंद हो चुका था। वो बस हंसते मुस्कुराते हुए फ्रांस की राह देख रही थी और जैसे ही फ्रांस उसके सामने आकर खड़ा हुआ, एक पल के लिए उसकी धड़कन रुक गई। उसकी निगाहें अब छोटे फ्रांस पर टिकी हुई थीं और अब उसने खुद से ही अपने हाथों को आगे फैलाया तो फ्रांस ने बेबी को सृष्टि के हाथों में थमा दिया। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए बेबी की तरफ देखा और बोली, कहीं इसे मेरी नज़र ही ना लग जाए। ये बोलते हुए उसने बेबी को अपने सीने से लगाते हुए अपने एक हाथ में किया और फिर दूसरी उंगली से हल्का सा काजल अपनी आंखों में से लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सब लोग उसके आसपास खड़े बेबी को ही देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे और प्राण सबको मुस्कुराते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। बेबी को वहीं पर छोड़कर अब वो वापस अंदर की तरफ आ गया था, जहाँ पर पंखुड़ी के कपड़े चेंज कर दिए गए थे और ड्रेसिंग वगैरह भी कर दी गई थी। अब बस उसे दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जाने वाला था। फ्रांस ने एक बार फिर से उसके पास आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसे बेइंतहा लगातार चूमने लगा। पंखुड़ी उसकी इस हरकत पर हैरान थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो समझती थी कि फ्रांस को उस पर प्यार आ रहा है, इसलिए तो वो उस पर अपना प्यार इस तरह से लुटा रहा है। वो उसकी किसेस लेते हुए मुस्कुरा रही थी और अब आखिरी बार फ्रांस ने उसके होठों पर अपने होठ रखे और उसे हल्का सा चूम लिया। अब वो वापस ऊपर की तरफ उठा और पंखुड़ी की तरफ देखने लगा। पंखुड़ी का चेहरा थोड़ा पीला हो गया था, अभी अभी उसकी डिलीवरी हुई थी, तो बस ये सब उसी के इफेक्ट्स थे। पंखुड़ी उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही थी और फ्रांस ने अब उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच रोज पीटल। उसकी बात पर पंखुड़ी झट से बोली, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा जान, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे कुछ भी करवा सकती हूँ, तो आपको अपना वो प्रॉमिस याद रखना पड़ेगा। उसकी बात पर फ्रांस ने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा रोज पीटल, बेशक से तुम मेरी जान मांग लेना। उसकी बात पर पंखुड़ी ने कुछ नहीं कहा, वो बस सब मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिए हुए थे ताकि वो रेस्ट कर सके, क्योंकि फ्रांस और पंखुड़ी को देखकर साफ पता चल रहा था कि ऐसे तो वो रेस्ट करने से रहे। उसकी आंखें बंद होते हुए देखा, फ्रांस ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया और कुछ ही देर में वो पंखुड़ी भी गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके सोने के बाद फ्रांस ने डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरी वाइफ को कब तक होश आएगा? डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, बस 2-4 घंटे में आ जाएगा मिस्टर राणा, तब तक आप अपने बेबी के साथ एंजॉय कीजिए। फ्रांस ने सिर हिलाया और बाहर की तरफ चला गया। उसने एक नज़र बाहर सबको देखा। सृष्टि ने छोटे बेबी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और सब लोग लाइन में लगकर खड़े थे, पर सृष्टि ही जब छोटे प्रांशु को छोड़ नहीं रही थी तो बाकी सबकी बारी कैसे आती। वो उन्हें देखकर हंसा और फिर वापस अंदर की तरफ आ गया। अब पंखुड़ी को शिफ्ट करने की तैयारी हो रही थी। लगभग से 3 दिन बाद सृष्टि बेड पर बैठी थी और उसकी गोद में छोटा प्रांशु था। प्रलय रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आया और सृष्टि को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है, अभी तक तुम सोई नहीं? मुझे तो लगा तुम प्रांशु के साथ सो गई होगी, क्योंकि आजकल तुम्हें किसी और की तो ज़रूरत होती नहीं है। ये बोलते हुए अब उसके चेहरे पर शरारती और शिकायती दोनों तरह के एक्सप्रेशंस थे, क्योंकि पंखुड़ी को डिस्चार्ज तो उसकी डिलीवरी के अगले दिन ही मिल गया था
और वो लोग घर आ गए थे। कहा जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद माँ की ज़िंदगी बदल जाती है, लेकिन यहाँ माँ की ज़िंदगी तो नहीं पर सासू माँ की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। प्रांशु सारा दिन सृष्टि के पास रहता था। बस जब उसे दिन में फीड लेना होता था तभी वो पंखुड़ी के पास जाता था, और रात को सृष्टि पंखुड़ी को डिस्टर्ब ना हो इसलिए उसे चम्मच कटोरी से फीड करवाती थी। और अब तो उसने प्रांशु के लिए नई बोतल भी ले ली थी। प्रलय को जो अटेंशन सृष्टि से मिलती थी अब वो सारी अटेंशन छोटा प्रांशु ले चुका था। सृष्टि उबासी लेते हुए बोली, बस अभी अभी प्रांशु सोया है और अब मुझे भी नींद आ रही है। रागिनी अभी जाग रही होगी तो आप उसे बोल दीजिए, वो आपका डिनर लगा देगी। मैं तो चली सोने। ये बोलकर उसने छोटे प्रांशु को अपनी बगल में लिटाया और फिर खुद भी आराम से लेट गई। प्रांशु गहरी नींद में सोया हुआ था। फिलहाल उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। तभी प्रलय अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसके पास आया। उसने छोटो प्रांशु की तरफ देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। बाप तो बाप, बेटा भी उसे चिढ़ाने में कम नहीं था। कैसी तिरछी मुस्कुराहट के साथ बता रहा था कि भाई अब तो तुम्हारी बीबी बस मेरे आगे पीछे घूमेगी, तुम बैठे इंतजार करते रहो। प्रलय हंसा और फिर अपने कपड़े बदलकर बाहर की तरफ आया। रागिनी उसके लिए डिनर लगा रही थी। प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, मतलब तुम्हें पता था आज भी मेरा डिनर तुम ही लगाओगी? रागिनी हंसी और बोली, हाँ अब तो सबको पता है कि सृष्टि आप पर कोई ध्यान नहीं देने वाली जीजू, इसलिए हम सब लोगों को ही मैनेज करना पड़ेगा। एक तरफ छोटे प्रांशु के मॉम डैड हैं जो आराम से सो रहे हैं और एक उसके दादू हैं जो अब छोटी छोटी चीज़ों पर एडजस्ट कर रहे हैं। प्रलय मुँह बनाते हुए बोला, अब तुम भी मुझे चिढ़ा रही हो? रागिनी हंसी और बोली, वैसे जितना दुखी आपने सृष्टि को तब किया था जब प्रांश हुआ था, अब उतने ही ज़्यादा दुखी आप होने वाले हो। प्रलय उसे घूरते हुए बोला, मैं कोई दुखी नहीं हो रहा, मैं तो खुश हूँ, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कम से कम बीबी की चिक चिक से छुटकारा तो मिला। रागिनी हंसी और बोली, वैसे कितनी कमाल की बात है ना, पहले प्रांश ने आपके छक्के छुड़ाए और फिर पंखुड़ी ने आकर आपके पसीने छुड़ाए और अब वो छोटा प्रांशु ने आकर आपकी चिक चिक छुड़ा दी। ये बोलकर वो एक बार फिर से हंसने लगी थी। प्रलय नाक सिकोड़ते हुए बोला, तुम मुझे खाना खाने दोगी या नहीं? रागिनी कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब छोटा प्रांशु भी बड़ा हो जाएगा और मैं उसे भी ऐसे ही खाना खिलाऊंगी। हाय कितना मज़ा आएगा ना। अभी तो फिर भी चलो, कम से कम आपको मेरी अटेंशन तो मिल रही है, उसके बाद तो आपको वो भी नहीं मिलेगी। प्रलय अब सोच में पड़ गया था। आज तक उसने किसी के साथ कंपटीशन नहीं किया था, लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसका कंपटीशन आ गया हो। रागिनी हंसकर बोली, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। प्रलय ने उसके जाने के बाद खाना खाना शुरू किया और फिर अचानक ही वो मन ही मन बोला, मैं शायद दुनिया का पहला दादा हूँ जिसे अपने ही पोते से जलन हो रही है। उफ। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी के रूम में पंखुड़ी बिस्तर पर लेटी हुई थी और प्रांश उसे स्टोरी सुना रहा था ताकि वो सो जाए, लेकिन दिन में दवाइयों के असर से वो इतनी ज़्यादा सो गई थी कि अब उसे रात को नींद ही नहीं आ रही थी। प्रांश उसकी तरफ देखते हुए बोला, सो जाओ ना हॉस्पिटल, नहीं तो तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे। कुछ ही देर में पंखुड़ी सो चुकी थी। प्रांश उसके बालों को सहला रहा था और उसके सोने के बाद अब प्रांश ने बड़े ही प्यार से उसका माथा चूम लिया और बिस्तर से उठकर नीचे की तरफ आया। नीचे आकर उसने प्रलय और सृष्टि के रूम का दरवाज़ा हल्का सा खोला तो उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ पर एक तरफ प्रलय सोया हुआ था और दूसरी तरफ सृष्टि, और उन दोनों के बीच छोटा प्रांशु। प्रांश के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत बोला, बड़ा एटीट्यूड दिखाते थे ना आप मुझे डैड, कि कोई आपको रोमांस करने से नहीं रोक सकता, कोई आपके रोमांस में टांग नहीं अड़ा सकता। तो देख लीजिए, आपके रोमांस में टांग अड़ाने वाला आ चुका है और अभी तो और लंबी लाइन लगना बाकी है। ये बोलते हुए उसके होठों की वो मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई और वो वापस अपने रूम में आ गया, जहाँ पंखुड़ी अभी भी आराम से सोई हुई थी और अब वो भी उसकी बगल में आकर उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में जा चुका था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।